दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं। वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह हैं और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसर खुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस पर बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन बीरबल से उसने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की। वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोला, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य कोई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम चंद हर रोज घटा जाता है, सिमटता जाता है। अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ दूज का चांद। और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुआ। उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। राजा ने उससे और इनाम देकर सम्मानित किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। चूंकि वह बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें मां के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दुधमुहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। चूंकि हुसिफ व अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्धपान किया था इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुसिफ से। समय बीतता रहा। अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसिफ एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे।
एक समय ऐसा आया जब हुसिफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा पास न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसिफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसिफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसिफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसिफ की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हों तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने हुसिफ से कहा। तब हुसिफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफी है शाही जीवन बिताने को, बादशाह सलामत। आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फक्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे, कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूं कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसिफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसिफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशोआराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसिफ का मन बहला सके। वह बातूनी न हो, पर जो भी बोले नपातुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए न कि मैं क्या चाहता हूं। पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसिफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोजकर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसिफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशोआराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसिफ की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन हुसिफ तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो, बीरबल अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर। इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसिफ को दे दें, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 दोस्तों, एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत।
आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है, न ही वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ, बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध डाल दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। हर आदमी कड़ाहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाही को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था, तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। अकबर को वस्तुस्थिति का पता चल गया। सब लोग एक जैसा सोचते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है। वहां चलिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, बीरबल बोला। आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र, बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था। लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहां से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला,
यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उसकी पीठ थपथ पाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। जड़ के पास खुदाई। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते, मीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। मीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहाँ कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहाँ रखते तो नहीं देखा? घर पर न रखकर यहाँ क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहाँ आते हैं। यहाँ रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूँ, इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। अज्ञात चोर। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। कल पता लग जाएगा। बादशाह को बताना। सुबह सुबह बीरबल राजदरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राजदरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ, मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहां से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है? मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। दोहराया प्रश्न। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2 से 3 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने सकुचाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी। मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2 से 3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियां लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए।
हकीम साहब राज दरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या? मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हुजूर, इलाज हो जाएगा। चोरी का पता चलना, बाकी औषधियां तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख कड़ा किया। हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया? सकपकाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ किया जाए, बड़ी गलती हो गई। मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहां खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल का इंसाफ। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहां धन छुपाया। इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं ये नई कहानी कैसी लगी। दो जादुई झील का रहस्य मजेदार कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के भव्य दरबार में बीरबल नामक एक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर मंत्री रहता था। अपनी अद्वितीय चतुराई और निष्ठा के कारण बीरबल अकबर के प्रिय थे। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके अद्वितीय साहसिक कारनामे पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। इस बार उनकी यात्रा का उद्देश्य था जादुई झील का रहस्य। एक दिन जब अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तब एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। उसने अकबर को एक प्राचीन नक्शा दिया और बताया कि इस नक्शे के पीछे एक जादुई झील का रहस्य छुपा हुआ है। इस झील में असीमित शक्ति और ज्ञान के रहस्य छुपे हैं, लेकिन केवल वही इसे पा सकते हैं जो दिल और दिमाग से पवित्र हों। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और नक्शा दिखाया। बीरबल, हमें इस जादुई झील का पता लगाना चाहिए। यह एक रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा होगी। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। निश्चित रूप से महाराज, यह यात्रा हमें न केवल अद्वितीय ज्ञान दिलाएगी बल्कि हमारी मित्रता को भी और मजबूत करेगी। अकबर और बीरबल ने एक छोटा सा भरोसेमंद दल चुना और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सभी आवश्यक वस्त्र, भोजन और उपकरण साथ लिए और अगले दिन सूर्योदय के समय महल से निकल पड़े। उनकी यात्रा ने उन्हें घने जंगलों, उफनती नदियों और ऊंची पहाड़ियों के माध्यम से गुजरते हुए अनेक चुनौतियों का सामना कराया। हर चुनौती को बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की बहादुरी ने सफलतापूर्वक पार किया। एक दिन वे एक मंत्रमुग्ध वन में प्रवेश किए, जहां पेड़ पौधे बोलते और चलते थे। वन की आत्मा ने उनका स्वागत किया और उन्हें पहली चुनौती दी, यदि आप इस वन से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अकबर ने वन की आत्मा से प्रश्न पूछने का आग्रह किया। पहला प्रश्न था, किस चीज का निर्माण कोई नहीं कर सकता लेकिन उसे हर कोई देख सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, एक सपना। दूसरा प्रश्न था, वह क्या है जो जितना अधिक निकलता है उतना ही बढ़ता है? बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान। तीसरा और अंतिम प्रश्न था, वह क्या है जो एक पल में दुनिया को बदल सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, विचार। बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट होकर वन की आत्मा ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक घाटी पार की जहां हर दिशा में भ्रम था। सब कुछ उल्टा पुल्टा और अनिश्चित था। घाटी के बीचों बीच उन्हें एक विशाल पत्थर का मुखौटा मिला, जिसने उनसे पूछा, जो तुम देख रहे हो वह सच है या मिथ्या?
बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि यह जगह उनके दिमाग की परीक्षा ले रही है। उन्होंने कहा, सच और मिथ्या हमारी दृष्टि पर निर्भर करते हैं। जो हमें दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। बीरबल ने आंखें बंद कर लीं और सभी को भी ऐसा करने को कहा। उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि वे अपने दिल की सुने और भरोसा करें। सबने ऐसा किया और उनके आगे का रास्ता साफ हो गया। आखिरकार वे जादुई झील के पास पहुंचे। झील अद्भुत रूप से चमक रही थी और उसमें कोई प्रवेश करने का रास्ता नहीं दिख रहा था। झील के किनारे एक पत्थर पर लिखा था, सच्चे दिल वाले ही इस झील के रहस्यों को जान सकते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, हम इस झील का रहस्य कैसे जान सकते हैं? बीरबल ने झील के पानी में अपने प्रतिबिंब को देखा और कहा, यह झील हमारी सच्चाई का प्रतिबिंब है। हमें अपने दिल से इसके पास जाना होगा। उन्होंने सभी को झील के किनारे पर बैठने और अपने दिल की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, झील ने अपना रहस्य उजागर किया और एक सुंदर जलप्रपात के पीछे एक गुप्त गुफा प्रकट हुई। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां प्राचीन पांडुलिपियां, ज्ञान के स्रोत और जादुई औजार रखे थे। इन सब के बीच एक चमकता हुआ कांच का ताबीज था। ताबीज पर लिखा था, सच्चा खजाना ज्ञान और आत्म साक्षात्कार है। अकबर और बीरबल ने ताबीज को अपने पास रखा और वापस महल लौट आए। उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान के स्रोतों का अध्ययन किया और उन्हें अपने राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए उपयोग में लाया। इस यात्रा ने अकबर और बीरबल की मित्रता को और मजबूत किया और उनके राज्य को समृद्धि और ज्ञान का नया युग प्राप्त हुआ। इस अद्वितीय साहसिक कारनामे की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी एक अद्वितीय साहसिक कार्य और सच्चे ज्ञान की खोज के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा खजाना सोना चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और आत्म साक्षात्कार में निहित है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, शाम का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मनबहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट,
आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक! दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया हूं, अब आपकी जैसी मर्जी हो इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर-दर ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लावो। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी हूँ? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। विचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते।
बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज दैव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं ये नई कहानी कैसी लगी। 3 एक बूढ़ा तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। जाने से पहले वह अपने मित्र के पास पहुंचा। उसने मित्र को एक थैली दी और कहा, मित्र, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। अपनी यह थैली आपको सौंप रहा हूं। इसमें मेरी 1000 अशर्फियां हैं। कृपया इन्हें संभाल कर रखिएगा। जब मैं तीर्थयात्रा से लौटकर आऊंगा यह थैली आपसे वापस ले लूंगा। कुछ महीनों बाद वह बूढ़ा वापस आया और अपने मित्र के पास पहुंचा। उसने मित्र से कहा, मित्र,
अब मेरी थैली मुझे वापस कर दो। किंतु मित्र के मन में लालच आ गया। उनसे बूढ़े से पूछा, तुम किस थैली की बात कर रहे हो? तुमने तो मुझे कोई थैली नहीं दी। बूढ़े ने विनम्रता के साथ कहा, मित्र हंसी मत करो। उस थैली में मेरी सारी जमा पूंजी है। मेरी थैली लौटा दो। लालची मित्र ने क्रोध करते हुए कहा, कैसी थैली मूर्ख बूढ़े, तूने मुझे कभी कोई थैली नहीं दी। इस झगड़े का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने दोनों की बात सुनी। उन्होंने बूढ़े से पूछा, तुमने अपनी कहाँ पर अपने मित्र को दी थी? बूढ़े ने हाथ जोड़े और बताया, श्रीमान जी, आम के बाग में एक पेड़ के नीचे। अब इसके मन में लालच आ गया है। यह मेरी थैली नहीं देना चाहता है। इस पर मित्र बोला, श्रीमान जी, यह झूठ बोलता है। इसने मुझे कोई थैली नहीं दी। बीरबल ने दोनों को चुप रहने की आज्ञा दी और बूढ़े से बोला, तुमने आम के पेड़ के नीचे थैली दी थी, यह बात पहले क्यों नहीं बताई? ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को गवाही के लिए लेकर आओ। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। भला एक पेड़ को गवाह के लिए कैसे बुलाया जा सकता है? लालची मित्र मन ही मन खुश हो रहा था। बूढ़ा उलझन में था। उसने सोचा, गवाही के लिए पेड़ को कैसे लेकर आऊंगा? किंतु वह चुपचाप बाग की ओर चल पड़ा। बूढ़े को इंतजार करते हुए 1 घंटा बीत गया। सब लोगों की चेहरों पर परेशानी दिखाई दे रही थी। आखिर एक व्यक्ति बोला, श्रीमान जी, अब तो बूढ़े का इंतजार करते हुए 1 घंटे से अधिक हो गया है, हमें कब तक इंतजार करना होगा? बीरबल बोले, धीरज रखो, वह आता ही होगा। इस पर लालची मित्र ने कहा, बूढ़ा इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? वह तो अभी बाग में पहुंचा भी नहीं होगा। श्रीमान जी, बाग यहां से 3 मील दूर है। लालची मित्र बोला, कोई बात नहीं, हम बूढ़े के आने तक उसका इंतजार करेंगे। आप लोग आराम से बैठ जाएं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा। वह बूढ़ा कई घंटों बाद लौटा तो हाँफ रहा था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। वह बड़ा निराश था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों? क्या हुआ? बूढ़ा बोला, श्रीमान जी, मैं बाग में गया। मैंने उस पेड़ को आपका हुक्म सुनाया, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो, पेड़ की गवाही हो चुकी है। बीरबल ने कहा। इसके बाद उन्होंने लालची मित्र से कहा, तुम झूठे हो। बूढ़े की थैली तुम्हारे ही पास है, वरना तुम्हें कैसे पता होता कि बूढ़ा किस बाग में गया है और वह बाग कितना दूर है? बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर सब उनकी जय जयकार करने लगे। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक बार एक तेली और एक कसाई शिकायत लेकर बीरबल के पास आए। दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे। बीरबल ने उनको रोका और कहा, तुम लोग एक एक करके अपनी बात बताओ। पहले कसाई अपनी बात बताए। कसाई बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था। तब यह तेली मेरी दुकान में आया। इसने मुझसे तेल खरीदने को कहा। मैंने इससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से बर्तन लेकर आता हूं। जैसे ही मैं अंदर गया, इसने चुपके से मेरी रुपयों की थैली उठा ली और भाग गया। मैंने इसका पीछा किया और इससे थैली ली। अब यह कहता है कि यह थैली इसकी है। कसाई की इतनी बात सुनकर तेली बोला, हुजूर, यह बात ठीक है कि इसकी दुकान में गया था। इसने मुझसे तेल खरीदा और पैसे भी दिए। जब मैंने पैसों को रखने के लिए अपनी थैली खोली तो इसकी नीयत खराब हो गई। मेरी थैली में मेरी बिक्री के सारे रुपए थे। इसने मेरी थैली छीन ली।
मैंने इसका पीछा किया और इसे पकड़ लिया। अब यह मेरी थैली लौटने से इनकार करता है। मुकदमा बड़ा पेचीदा था। दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे। सुनने में दोनों की बात सच लगती थी। दरबार में बैठे अधिकारियों ने सोचा, देखें ऐसे टेढ़े मामले का फैसला बीरबल कैसे करेंगे। बीरबल बुद्धिमान हैं, फिर भी। तभी बीरबल ने आदेश दिया, जाओ एक कढ़ाई में गर्म पानी लेकर आओ। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। आखिर गर्म पानी और कढ़ाई से मामले का क्या संबंध है? लेकिन बीरबल के आदेश का पालन किया गया। कढ़ाई के आने पर बीरबल ने कहा, रुपयों की थैली पानी में डाल दो। थैली को गर्म पानी में डाल दिया गया। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पानी में झांक कर देखा और आदेश दिया, इस थैली का मालिक तेली है। पानी में तेल की बूंदें चमक रही हैं। ऐसे तेल से सनी हुई थैली तेली की ही सकती है। थैली तेली को दे दी गई और कसाई को जेलखाने भेज दिया गया। वहां उपस्थित व्यक्तियों ने बीरबल की जय जयकार की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 दोस्तों अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 5 दोस्तों, एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूं जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था।
वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूं, मैं यहां किसी से नहीं डरता हूं। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।